हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है जो आपका सेल फंक्शंस एंड इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है आप लोगों को। तो लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और जो कि बाकी रह गया है उसको हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर चल रहा है आपका सेल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। एक कोशिका की संरचना के बारे में और कोशिका के कार्य के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, जो है आपका चैप्टर नंबर 8। कोशिका, जब ये शब्द आपके सामने आता है तो इस शब्द से आप क्या समझते हैं। आप सब ने पहले से पढ़ा हुआ है कि जो भी वस्तुएं हैं आपके आसपास, आपके चारों तरफ जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो जीवित होती हैं या अजीवित होती हैं। कह सकते हैं सजीव है या निर्जीव है। कुछ स्टेप्स हैं जिनको चेक करके आप बता सकते हैं कि अमुक वस्तु सजीव है या अमुक वस्तु निर्जीव है। उसी तरह से आप रिकॉल करो, आपने पहले भी क्लासेस में छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, वो कुछ सर्टेन बेसिक फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करती हैं। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जो यदि वो कर रही है तो हम ये कहेंगे कि ये सजीव की कैटेगरी में है। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो नहीं कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये निर्जीव की कैटेगरी में है। तो यदि सजीव और निर्जीव के बारे में आप सबने पढ़ा है, तो यदि कोई आपके आसपास पाया जाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो लिविंग की कैटेगरी में आती हैं, तो वो किस चीज से बना हुआ है, उस बेसिक स्ट्रक्चर से जिससे किसी ऑर्गन या किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। तो कोशिका की परिभाषा क्या हुई? कोशिका की परिभाषा ये हुई कि कोई भी ऐसी इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी सजीव की, उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो आपको कई बार ये एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, तो ईंट क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है एक दीवार का। उसी तरह से जो कोशिका होती है वो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। यानी कि कोशिकाओं से मिल करके ही हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, जब हम कोशिकाओं की बात कर रहे थे तो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी कि सन 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क की स्लाइस में, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? सेल का नाम दिया था। उन छोटे छोटे कमरों को जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी इनको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ी, उसको इन्होंने नाम दिया सेल का। ठीक है, बाद में जब और रिसर्च हुई और ज्यादा प्रयोग हुए तो पता चला कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी तालाब के पानी में। ठीक है, तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जीवन का। यानी जीवन यदि बना है तो उसके लिए सेल की जरूरत है। सेल से छोटा यदि कोई भी चीज है तो वो जीवन की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो वायरस सेल से छोटा होता है, इसीलिए वायरस सजीव की कैटेगरी में नहीं आता। वायरस इसीलिए सजीव की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल से भी छोटा है। तो वो जब किसी लिविंग सेल में प्रवेश करता है तब वो लिविंग सेल की तरह परफॉर्म करना शुरू करता है, उसके पहले तक वो डेड माना जाता है। उसी तरह से बहुत सारी सेल्स के बारे में आपने जाना कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनता है। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब मैनी होता है और सेलुलर का मतलब सेल। तो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, उनको बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं, जो छोटे भी होते हैं और बहुत सारे बड़े भी। ठीक है, और जो एक ही सेल से यदि कुछ बना है तो वो आपका
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है या एक कोशिकीय जंतु कहलाता है। जैसे कि आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि जब हमने सेल का स्ट्रक्चर जाना, सेल कोशिका के बारे में जाना, तो अब हमने ये भी जाना कि कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनको आप क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल जब आपने पढ़ा तो आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, जो कोशिका की बाहर की संरचना होती है उसके बारे में पढ़ा आपने, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा आपने, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, न्यूक्लियस में भी आपने 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा आपने, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा आपने, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा आपने और क्रोमोसोम्स के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया गया। और क्रोमोसोम्स पे जीन्स पाए जाते हैं, वो भी आपने इंफॉर्मेशन पाई कि जीन्स क्या होते हैं? आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। जीवित सजीवों में यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाने का काम जो करते हैं वो चीज क्या कहलाती है? जीन्स कहलाती है। फिर आपने केंद्रक की कितना विकसित है उसके आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ रहे थे बच्चों क्लोरोप्लास्ट्स के बारे में। जब प्लास्टिड्स के बारे में आपने पढ़ा तो आपने ये देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे कलर की बॉडीज होती हैं आपके साइटोप्लाज्म में। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में जो कलरफुल होती हैं, और वही किसी भी पत्ती का या किसी भी चीज के जो कलरफुल होने का रीजन होती है वो वही प्लास्टिड्स होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि फंक्शंस क्या है प्लास्टिड्स के। प्लास्टिड्स कई तरीके के हो सकते हैं बच्चों। एक तो होता है आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। प्लास्टिड्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं। देखो क्रोमोप्लास्ट्स का मतलब जो आपको अलग अलग कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट्स जो हैं वो आपको अलग अलग कलर देते हैं। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कोई कलर नहीं देता। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कोई कलर नहीं देता है। तो क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट्स में जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। कैरोटीन पाया जाता है वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। और ज़ैंथोफिल कौन से कलर का पिगमेंट होता है? ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। ज़ैंथोफिल जो है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है। तो इनकी प्रेजेंस के आधार पे अलग अलग कलर होते हैं। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स जो हैं वो कलर में कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं? वो रंग में हरी होती हैं। और उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। इसीलिए इन सेल्स को, क्लोरोफिल्स को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहीं से भोजन पौधे का बनता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस तरीके की होती है जिसमें इनर मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इनर मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। और इसमें थाइलेकॉइड्स होते हैं। अब ये ब्रीफ में आपको पढ़ाया जाएगा, 11th क्लास में आपको ब्रीफ में इसको पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आपको ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा कि जो ये थाइलेकॉइड्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं ऊपर नीचे, और उसको क्या बनता है? फिर ग्रेना बनता है। उससे क्या बनता है? उससे बनता है ग्रेना, है ना। और प्लास्टिड्स में अपना खुद का डीएनए होता है और उनका खुद का राइबोसोम्स भी होता है। खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, फंक्शंस जो है प्लास्टिड्स के वो क्या क्या हैं? दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन ये क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। यानी कि जो आपके क्लोरोप्लास्ट्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, आपका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो फंक्शन किसका है? वो फंक्शन है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो अच्छे से परफॉर्म
अच्छे से या परफॉर्म ही नहीं हो सकती है ना। तो और दे कंट्रीब्यूट टू द कलर ऑफ लीव्स, फ्लावर्स। ये जो है ये कलर्स, लीव्स का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से कलर का प्लास्टिड पाया जाएगा। उस पर ही डिपेंड करता है कि फ्लावर का और लीफ का कलर कैसा होगा। उसमें एक और चीज पाई जाती है बच्चों, आपके सेल्स में एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। जिसको आप किस नाम से जानते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप ER भी कह सकते हैं। ER क्या होता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ER इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूब्यूल्स। नलिकाओं के जैसी संरचना होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये जो है वेसाइकल्स, और इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों? ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, और सिस्टर्नी पाया जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? और सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आर द फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ट्यूब्यूल्स क्या है? आर ट्यूबुलर इन शेप, व्हाइल वेसाइकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब को ये जानना है कि जो आपका सेल है, सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं कई प्रकार के, ठीक है। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी दो तरीके का पाया जाता है। एक ऐसा कि जिसपे कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, और एक इस प्रकार का जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। तो जिसपे राइबोसोम्स अटैच होते हैं बच्चों, वो कहलाता है, जब कोई चीज दानेदार किसी चीज के ऊपर प्रेजेंट होगी तो वो खुरदुरा हो जाएगा। तो नाम बिल्कुल साधारण तरीके से रखा गया कि यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई खुरदुरी सी चीज अटैच है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया, और जहां पे वो खुरदुरी सी चीज जो राइबोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होती है वो अटैच नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया। ठीक है, when ribosomes get attached to the surface of a smooth endoplasmic reticulum, it becomes rough endoplasmic reticulum। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्मूथ होता है, और अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल जाता है। ठीक है, बेसिक फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? बेसिक फंक्शन ये है कि एक सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो टू हेल्प इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालवत संरचना होती है, या कह सकते हैं कि जाल की जैसी, ट्यूब्यूल्स की जैसी फैली रहती है। तो टू प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल्स, एक इंटरनल सपोर्ट जो है सेल को देने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और क्या काम है? टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन पाथवे विद इन द सेल्स। सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या काम करता है? सेल्स में न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो ट्यूब्यूल्स की संरचना में होता है और सेल्स में पाया जाता है, और वो इंटरनल सपोर्ट देने का काम करता है एक कोशिका को, और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसमें नलिकाएं होती हैं, उसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। अब जब हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आपने जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। उन दो तरीके में जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स। जिस पे क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स that help in the protein synthesis. They are also known as the protein factories of the cell. राइबोसोम्स क्या होते हैं? एक सेल के अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करती हैं, प्रोटीन की संश्लेषण का काम करती हैं। सिंथेसिस का मतलब है कि कुछ फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज का, कोई चीज बन रही है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम्स का योगदान है, इसीलिए उसको कॉमनली प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कॉमनली राइबोसोम्स
को राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से राइबोसोम्स को जाना जाता है। उसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, एक और कोशिका अंगक होता है बच्चों, जिसको कहते हैं गोल्गी ऑपरेटस। क्या कहते हैं? गोल्गी ऑपरेटस। तो गोल्गी ऑपरेटस क्या होता है? गोल्गी ऑपरेटस एक वैज्ञानिक थे, सर कैमिलो गोल्गी। तो गोल्गी ऑपरेटस क्या है? गोल्गी ऑपरेटस have the membrane bound sac like structures called cisternae and some small vesicles. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही गोल्गी काय नाम की एक संरचना पाई जाती है जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, और इसका नाम, इसकी खोज किसने करी थी? सर कैमिलो गोल्गी ने करी थी 1898 में। इसीलिए इसको गोल्गी बॉडी के नाम से, यानी उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्गी बॉडी रख दिया गया। गोल्गी बॉडी इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 5 to 8 सिस्टर्नी इन स्टैक्स। सम फंक्शंस ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस, उसका काम क्या है गोल्गी ऑपरेटस का? किसी भी सेल में ये क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन द सेल। लिपिड्स के फॉर्मेशन का काम कौन कर रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ट्रांसपोर्ट है वो गोल्गी ऑपरेटस का काम होता है। उसके अलावा ये मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का काम जो है वो भी कौन करता है बच्चों? वो भी गोल्गी ऑपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी योगदान देते हैं कौन? गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है। और किसी भी सेल की सेल वॉल, अगर किसी भी प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। तो किसी भी सेल वॉल की भी सिंथेसिस में ये गोल्गी ऑपरेटस जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और मेन उसका काम क्या है? ये मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये जो काम है किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन्स की पैकेजिंग करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का काम होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, वो काम जो है वो सेल में प्रोटीन की पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का, मॉडिफिकेशन का काम जो है वो कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटस करता है। इसी को आप हिंदी में गोल्गी काय भी कहते हैं। ठीक है। द गोल्गी ऑपरेटस प्रेजेंट इन द प्लांट सेल आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। अगर ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो ये डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। दे आर स्मॉल, अनकनेक्टेड एंड मोर इन नंबर्स एज कंपेयर्ड टू द एनिमल सेल। तो ये डिक्टियोसोम्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं और एनिमल सेल के तुलना में ये प्लांट सेल में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेल है बच्चों जो महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें से एक और सेल ऑर्गेनेल है जो पाया जाता है सेल में, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक, यानी ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल ऑर्गेनेल ऐसी सेल में प्रेजेंट होता है जिसमें यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी जिसमें केंद्रक, विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसी में ये सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसके आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद 11th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी केवल मैं ये बता रही हूँ आपको कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। केवल आपको इतना ही जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में, हर एक सेल में, आपने श्वसन की प्रक्रिया में पढ़ा कि हर एक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है और क्या बनती है? एनर्जी। तो प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है सेल्स में, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? वो कारण जो है पूरा करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो निकनेम है, ये कह सकते हैं जो इसका फेमस नेम है, वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? पावर हाउस में क्या होता है? आपने बिजली विभाग के पावर हाउस देखे होंगे, है ना। हर शहर में पावर हाउस होता है। तो पावर हाउस में क्या होता है? पूरे शहर में जितनी बिजली सप्लाई हो रही, जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वो सबका केंद्र कहाँ पे है? कहीं पे तो बिजली बन रही है ना, जहाँ से पूरे शहर में सप्लाई हो रही है। तो वो जो केंद्र है वो पावर हाउस कहलाता है। उसी तरह से
पूरे शरीर में जो बन रही है एनर्जी, पूरे शरीर में पहुंचाई जा रही है एनर्जी, जो अलग अलग कामों में यूज हो रही है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो बन रही है ना आपके शरीर में। अगर आप ताकत लगा के, ऊर्जा लगा के काम अपना कर रहे हैं प्रतिदिन, तो वो काम जो हो रहा है बच्चों, वो कहीं ना कहीं तो उसके लिए, उसमें क्या लग रही है आपको? ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है, या कह सकते हैं उसमें मेहनत लगती है। तो मेहनत करने के लिए जो एनर्जी मिलती है आपको, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो आपके शरीर में ही बन रही है। आपके शरीर में जब वो एनर्जी बन रही है, तभी तो वो ट्रांसपोर्ट होके आपके शरीर में अलग अलग जगह पर पहुंचती है और उससे आप अलग अलग काम कर पाते हैं, है ना। तो वो एनर्जी जो पूरे शरीर में बन रही है, वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है ना। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज से बना होता है? लिपिड मेम्ब्रेन से, और मैट्रिक्स के अंदर बंद होता है ना। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्रिस्टी कहलाती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, और उसमें मेन साइट क्रिस्टीज पर ही क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी की रूप में, एटीपी के रूप में जो एनर्जी है वो मौजूद रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है, दे प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? दे प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेल, और they also regulate the free calcium ion concentration in the cytosol. They participate in apoptosis of programmed cell death, है ना। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है आपकी कोशिका में, जिसको कहते हैं बच्चों क्या? लाइसोसोम्स। एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स which contain digestive enzymes. They digest a variety of substances including worn out organelles, food particles, viruses and bacteria. जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, तो इंटरनल शरीर की तो हम सफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे हम नहाते हैं तो हमारे शरीर की बाहर की सफाई तो हम कर पाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी तो बहुत सारी गंदगी हो जाती होगी। शरीर के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बहुत सारी वेस्ट सेल्स होती हैं, तो उनकी अंदर की सफाई करने का काम, तो ये आप कह सकते हो कि इंटरनल जो सफाई कर्मी है वो कौन है? लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनको सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर प्रकार की चीज को पचा सकते हैं। ये क्या करते हैं? हर प्रकार की चीज को ये पचा सकते हैं, है ना, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? दे डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि लाइसोसोम्स किसी भी सेल को और फॉरेन सब्सटेंस से बचाने का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल जो है अगर किसी चीज को डाइजेस्ट कर लेती है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और चीजें पाई जाती हैं, जैसे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल। देखो, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में। इट लाइज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। इट कंटेन्स टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद सेल के बारे में और आप जानेंगे। सेल इंक्लूजन्स आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल either in the cytoplasm or in the vacuole. Cell inclusions may be the food products like starch or oil globules or the waste materials like gums, resins, tannins and latex. अब दो प्रकार की सेल्स के बारे में आपने जाना। एक तो होती है बच्चों एनिमल सेल, या किसी भी जीवित प्राणी में पाए जाने वाला सेल जो कहलाता है वो एनिमल सेल कहलाता है। और कुछ प्लांट सेल्स होती हैं जो पौधे, जिन सेल्स से मिलकर के, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं पादप कोशिकाएं और एक होती हैं जंतु कोशिकाएं। तो
तो यदि कोई कोशिका पादप में पाई जा रही है तो वो क्या कहलाती है? पादप कोशिका कहलाती है। और यदि कोई कोशिका से मिल करके जंतु कोई बना हुआ है तो वो कोशिका क्या कहलाती है? वो कोशिका जंतु कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो यू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप सबको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं बच्चों वो एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। प्लांट्स का स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग है, प्लांट्स की संरचना अलग है, जंतुओं की या एनिमल्स की संरचना अलग है ना। तो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड व्हाइल एनिमल्स कैन नॉट। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। अब ये नहीं कहेंगे कि मेरी मम्मी घर में अपना खाना खुद से बनाती हैं। घर में बनाती हैं, लेकिन जो फूड मटेरियल है वो नहीं बनाती, वो उसको पकाती हैं, वो उसको बनाती नहीं है। खाना बनाने का जो काम है वो पौधे ही कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि प्लांट सेल्स अलग होती हैं और एनिमल सेल्स अलग होती हैं। अब कल हम इसको इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कल स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कोशिका के बारे में जाना कि जो कोशिका होती है वो किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर सेल से छोटा कुछ भी है तो उससे आपका जीवन निर्माण नहीं हो सकता है। यही वो इकाई है जिससे किसी भी प्रकार के जीवन का निर्माण होता है, यदि वो एक कोशिकीय भी हो सकता है और वो बहुकोशिकीय भी हो सकता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल जो दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं उनके बारे में अंतर जानेंगे और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।